हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नमिता और मैंने धुरंधर देख ली है। और जब धुरंधर देखी तो बहुत सारे इमोशंस मेरे अंदर पनप रहे थे, जिसमें से एक था 26/11 का वो सीन जो मूवी में दिखाया गया है। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है उस सीन से जुड़ा हुआ, उस इंसिडेंट से जुड़ा हुआ, उस अटैक से जुड़ा हुआ, वो मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही साथ करेंगे आज हम इस वीडियो में मूवी का रिव्यू फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन अमेरिकन एंड वुमेन। वो क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर बताती हूँ। लेट्स स्टार्ट। अब आप कहेंगे कि वुमेन पर्सपेक्टिव क्या होता है मूवी देखने का। थिएटर में ज़्यादातर मूवीज़ मेल देखने जाते हैं। उसका रीज़न बहुत क्लियर है, क्योंकि वो किसी भी टाइम पर मूवी देखने जा सकते हैं, वो किसी के साथ भी मूवी देखने जा सकते हैं। बट एज़ कम्पेयर टू वुमेन के लिए टाइम रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। वो जब किसी के साथ मूवी देखने जाती हैं तो ज़्यादातर वो मेल मेम्बर्स होते हैं, या तो फैमिली के होते हैं या फ्रेंड्स होते हैं। तो परसेंटेज वाइज जब देखा जाता है तो मेल गोअर्स ज़्यादा होते हैं मूवी देखने के लिए। फिल्म मेकर्स वैसी मूवी बनाते हैं जो मेल गोअर्स को पसंद आए। और उसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है एक्शन का। जितनी भी बड़ी बड़ी मूवीज़ आप देखते हैं, चाहे सलमान खान की, शाहरुख खान की, उसमें एक्शन बहुत होता है और इसलिए वो मूवीज़ हिट होती हैं। सेम अप्लाइज विद धुरंधर। यहाँ पर भी एक्शन है, वायलेंट एक्शन है, लेकिन इस मूवी में कुछ अलग है फ्रॉम द वुमेन पर्सपेक्टिव। ऑल्दो मैंने पूरी मूवी यूं करके देखी, क्योंकि बहुत सारे मूवी के जो सीन्स थे वो वायलेंट थे, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि वो फोर्स्ड वायलेंस नहीं था, वो फोर्स्ड एक्शन नहीं था। तो यहाँ पर धुरंधर थोड़ी सी, मैं कहूँगी कि मेल्स को तो टारगेट कर ही रही है, लेकिन एज अ फीमेल भी मुझे उतना बुरा नहीं लगा, या उतना ऐसा नहीं लगा कि ये इसकी ज़रूरत नहीं थी, इस एक्शन की यहाँ पर, या इस वायलेंस की ज़रूरत नहीं थी और दिखाया जा रहा है। नाउ मूव ऑन टू द इंडियन अमेरिकन पर्सपेक्टिव। इंडियन अमेरिकन क्यों? पहली बात तो ये बताने के लिए कि मैं अमेरिका में रहती हूँ, इसलिए इंडियन अमेरिकन। मैं पिछले 13 साल से अमेरिका में हूँ। तो यहाँ पर जब भी हम मूवी देखने जाते हैं तो इतना ज़्यादा क्रेज़ मैंने किसी मूवी का आज तक नहीं देखा है। बी इट शाहरुख खान की मूवी और सलमान खान की मूवी और अक्षय अजय, किसी की भी मूवी। लेकिन इस मूवी का एक अलग ही क्रेज़ है। यहाँ पर हमें टिकट्स ही नहीं मिल रही थी, हाउसफुल जा रहा था। हमारे जितने भी पास के थिएटर्स थे, तो हम लिटरली 45 मिनट्स ड्राइव करके गए जहाँ पर हमने ये मूवी देखी। और वहाँ पर भी सिर्फ 2 टिकट्स हमें मिली, 2 सीट्स हमें मिली जहाँ पर हमने ये मूवी देखी, और हाउसफुल था फ्रॉम टॉप टू बॉटम। नाउ कम्स टू द इंडियन पर्सपेक्टिव। इंडियन पर्सपेक्टिव में मैं उस इंसिडेंट्स की बात करूंगी जब 26/11 हुआ था। इस मूवी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है 26/11 का। अगर मैं आपको बताऊं तो इस मूवी को 8 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, और हर एक चैप्टर में एक एक इंसिडेंट्स है। जैसे पहला चैप्टर में कंधार का जो एयर इंडिया फ्लाइट हाईजैक हुई थी, उसके बाद पार्लियामेंट अटैक, देन 26/11, और जो स्टोरी से रिलेटेड चैप्टर्स हैं वो हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है इस मूवी में जब 26/11 होता है। जब 26/11 हुआ तब मैं एक चैनल में काम करती थी, न्यूज़ 18 में। तब उसका नाम IBN 7 था। और जब ये अटैक हुआ, आई वॉज इन द न्यूज़ रूम। विजुअल्स आने शुरू हुए, ब्रेकिंग न्यूज़ आनी शुरू हुई। और मैं आपको अगर एनवायरनमेंट बताऊं कि वैसे तो एक नॉर्मल एनवायरनमेंट होता है किसी भी ऑफिस का न्यूज़ रूम में, लेकिन जैसे ही ब्रेकिंग न्यूज़ आती है तो क्या एनवायरनमेंट होता है। एक सिंपल से एग्जांपल से मैं अगर आपको समझाऊं तो एक जैसे ठहरा हुआ पानी है, उसके अंदर अगर आप पत्थर डाल दो तो कैसे रिपल्स आ जाते हैं ना एकदम से, वैसा कुछ एनवायरनमेंट हो जाता है न्यूज़ रूम का जब ब्रेकिंग न्यूज़ आती है। सब अपना नॉर्मल काम कर रहे होते हैं, जो भी डिसाइडेड है मॉर्निंग में डिसाइड होता है कि कौन सा बुलेटिन कब जाएगा, कौन सी स्टोरीज कब जाएंगी। लेकिन जैसे ही ब्रेकिंग न्यूज़ आती है सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, जितनी प्लानिंग है वो ठप हो जाती है, और सिर्फ उस ब्रेकिंग न्यूज़ पे पूरी कवरेज चली जाती है। जो न्यूज़ एंकर है उसको भी उसी वक्त ब्रीफिंग मिलती है। इनफैक्ट यही होता है कि जैसे जैसे आप देख रहे होते हैं ब्रेकिंग न्यूज़, उससे कुछ मिनट ही पहले न्यूज़ रूम को या एंकर को भी पता चलता है कि क्या ब्रेकिंग न्यूज़ हो रही है। और कभी कभी तो जो टीवी पर आप देख रहे हैं वही न्यूज़ एंकर देखकर आपको बता रहा है। जब 26/11 का अटैक हुआ और विजुअल्स आने लगे मुंबई से, तो हम देखकर हैरान हो गए थे। लोग सड़कों पर लेटे हुए थे, रैंडमली गोलियाँ चल रही थी सड़कों पर। एक तरफ से न्यूज़ आई थी कि लियोपोल्ड पे अटैक हो गया है, ताज पे अटैक हो गया है, रेलवे स्टेशन पे अटैक हो गया है, और रैंडमली लोगों को मारा जा रहा है। ऐसा लग रहा था ऐसे अफगानिस्तान का या किसी ऐसे देश का विजुअल जो हम देखते हैं वो इंडिया में, मुंबई में हो रहा है। वी फेल्ट सो अनसेफ। मतलब हम दिल्ली में बैठे थे, न्यूज़ रूम में बैठे थे, लेकिन इतना अनसेफ माहौल लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मुंबई में अटैक हुआ है, क्या नेक्स्ट अटैक दिल्ली में होगा। और इसलिए हम सबको, स्पेशली लड़कियों को, घर भेज दिया गया। और बाकी सारे लोग जो नाइट शिफ्ट के थे और जो डे शिफ्ट के थे, वो सब लोग रुक गए
वहाँ पर, क्योंकि इतनी बड़ी खबर थी। नेक्स्ट डे जब हम आए तो 2 अनाउंसमेंट की गई। पहली अनाउंसमेंट ये थी कि अब लाइव नहीं दिखाया जाएगा। ऐसा बताया जा रहा था कि लाइव फुटेज देखकर ही जो टेररिस्ट को इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं फ्रॉम द हेडक्वार्टर्स, वो हो रहा है। और इंडियन गवर्नमेंट ने सारे न्यूज़ चैनल्स को ये बोल दिया था कि आप डेफर्ड लाइव दिखाएंगे, यानी कि पीछे का लाइव दिखाएंगे, डायरेक्ट लाइव नहीं दिखाएंगे। और इट वाज एन आई ओपनिंग, इट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर ऑल द न्यूज़ चैनल्स एज वेल कि जब ऐसा टेररिस्ट अटैक होता है तो प्लीज़ लाइव मत दिखाओ, क्योंकि उसी को यूज़ कर ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो मैन्यूवर कर रही थी अपने टेररिस्ट को विद इन जहाँ पर अटैक हो रहा था। जो दूसरी बात बताई गई कि इस अटैक का रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ली थी उसने सारे न्यूज़ चैनल को ईमेल भी भेजा था। ये कितना सही है कितना गलत है ये मुझे नहीं पता, लेकिन उस वक्त हमें ये बताया गया था। तो जब ये सीन मैंने मूवी में देखा तो मैं सच बताऊं कि मेरी आंखों में आंसू यहाँ तक थे, क्योंकि उस वक्त की जो हम सबकी वो फीलिंग थी, एक अनसेफ फीलिंग, एक हेल्पलेसनेस की फीलिंग, वो दोबारा से मेरे अंदर आ गई। मुझे बहुत बुरा लगा, स्पेशली उस सीन में जब आईएसआई का जो हेड बनाया गया है अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर जो है, जो वो बोलता है 26/11 के बाद हम लोग तो प्रिपेयर्ड थे कि इंडिया कुछ करेगा और इंडिया ने कुछ भी नहीं किया और हम अब दूसरा अटैक प्लान करते हैं। वो जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि व्हाट एग्जैक्टली वी फेल्ट एट दैट टाइम, कि इतना हेल्पलेस हम फील कर रहे थे कि इतना बड़ा अटैक हुआ है, एक आतंकवादी को पकड़ लिया गया है, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। खैर अब बात करते हैं मूवी की स्टोरी की और उसकी म्यूज़िक की। दोनों को मैं एक साथ इसलिए ले रही हूँ क्योंकि दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। तो मूवी का म्यूज़िक समझने के लिए आपको थोड़ी बहुत स्टोरी भी समझनी पड़ेगी। स्टोरी का मेजर चंक बलोच के ऊपर है। बलोचिस्तान जिसके बारे में आजकल हम सुनते हैं, बलोच बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड रहते हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कि उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वैसा ही कुछ उस मूवी में भी दिखाया गया है। और उस बलोच कम्युनिटी का जो हेड है वो रहमान टिकैत है, जिसका कैरेक्टर अक्षय खन्ना ने निभाया है। जब अक्षय खन्ना का कैरेक्टर बलोचिस्तान वाले एरिया में जाता है और अपने बलोच लीडर से मिलता है तो एक अरेबिक गाना बजता है और उसके ऊपर अक्षय खन्ना जो है वो डांस भी करता है। और वो गाना एक्चुअली बहुत पॉपुलर है और वो एक बहरीन का रैपर है फ्लिपराची, जिसका गाना है वो लिखा FA9LA जाता है, लेकिन उसको फैनला क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता, बहुत अजीब सा लिखा गया है, लेकिन आजकल बहुत फेमस हो रहा है। तो वो गाना उसमें जब आता है तो ये वहाँ से इंस्पायर्ड है। जब संजय दत्त का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है तो एक बहुत पुराना पॉप गाना है, हवा हवा ए हवा, वो बजता है और वो 90s का पॉप सॉन्ग है जो पाकिस्तानी सिंगर ने गाया है। तो वो भी बड़ा ऐप्ट लगता है उस वक्त और मज़ा आ जाता है सुनकर। इस मूवी का जो टाइटल ट्रैक है ना दिल दे परदेसी नू, ये आपको जान के हैरानी होगी, ये एक्चुअली एक पंजाबी फोक गाना है जो 1990s में आया था। उसको रीमिक्स किया गया था 2003 में और उसके बाद अब फिर से रीमिक्स किया गया है धुरंधर के लिए। सॉन्ग के ओरिजिनल ट्रैक को नहीं छेड़ा गया है, मतलब सिंगर्स वही हैं जो पुराने, जिनका ओरिजिनल गाना था मोहम्मद सादिक और रंजीत कौर, उन्होंने ही गाया है। अभी भी उनका ओरिजिनल ट्रैक रखा गया है, लेकिन उसके ऊपर रीमिक्सिंग और आज के ज़माने के हिसाब से और मूवी के मूड के हिसाब से उसको रीमिक्स किया गया है और बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। लेकिन ये गाना भी ओरिजिनल नहीं है। और बाकी कुछ हिंदी पुराने गानों को भी रीमिक्स करके चलाया गया है, जैसे कि ना तो कारवां की तलाश हो, दम मारो दम, मोनिका ओ डार्लिंग, ये सारे गाने बैकड्रॉप में आपको सुनाई देते रहेंगे थ्रू आउट द मूवी। मूवी में सिर्फ 2 ही ओरिजिनल गाने हैं, एक तो है दिलजीत सिंह का इजी इजी और दूसरा है एक आइटम सॉन्ग जो जिसको मैं नेगेटिव पॉजिटिव में दोबारा उसके बारे में बात करूंगी। अब अगर एक्टिंग की बात की जाए तो एक्टिंग सबकी बहुत अच्छी है, इतने सारे लेजेंडरी एक्टर्स हैं इसमें और ये एक छोटा मुंह और बड़ी बात हो जाएगी ये कहना कि सबने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। और अगर आपको ये जानना है डिटेल में कि किससे इंस्पायर होकर हर एक कैरेक्टर और रोल को लिया गया है, उसके लुक को लिया गया है, तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने डिटेल में सारी बातें बताई हैं, मैं दोबारा नहीं बताना चाहती हूँ कि बहुत डिटेल्ड हो जाएगा। मूवी का पूरा टोन बहुत हाई इंटेंसिटी और सीरियस है, लेकिन इसमें थोड़े थोड़े कॉमेडी एलिमेंट्स भी हैं और ज़्यादातर वो कॉमेडी एलिमेंट सिर्फ 2 एक्टर्स ने परफॉर्म किए हैं, एक है संजय दत्त और दूसरे हैं राकेश बेदी। जी हाँ, राकेश बेदी का उतना ट्रेलर टाइम नहीं था, ट्रेलर में उनका स्क्रीन टाइम नहीं था, लेकिन फिल्म में उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, मतलब अनएक्सपेक्टेडली ज़्यादा है और उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है। लेकिन ज़्यादातर मूवी का जो कॉमेडी पार्ट है, जो कॉमेडी एलिमेंट है, वो राकेश बेदी के थ्रू ही आता है मूवी में। ऑल्दो वो बहुत कनिंग पॉलिटिशियन दिखाए गए हैं। संजय दत्त जो है वो भी, उनका भी काफ़ी इंटेंस और सीरियस कैरेक्टर है, लेकिन कभी कभी वो भी कॉमेडी करते नजर आएंगे आपको इस मूवी में।
गौरव गेरा भी है इस मूवी में और वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। वो हैंडलर बने हैं रणवीर सिंह का इन पाकिस्तान। मूवी की हीरोइन सारा अर्जुन की अगर बात की जाए तो आपको ऐसा लगेगा कि एक स्पाई मूवी है, और जितनी भी हमने आज तक स्पाई मूवी देखी है उसमें एक खूबसूरत लड़की तो होती है जो बिकनी में घूमती है, लेकिन ये रोल वैसा नहीं है। इस रोल का एक इम्पॉर्टेंस है मूवी के अंदर। हाँ, ये कह सकते हैं कि रणवीर सिंह का लव एंगल वो है और एक लव स्टोरी चल रही है साइड बाय साइड, और गाने और वो एक सॉफ्ट एंगल देने के लिए मूवी में रखा गया है सारा अर्जुन के कैरेक्टर को, लेकिन वो सिर्फ उसके लिए नहीं है, उनका भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है मूवी में और वो रोल प्ले करती हैं। सारा अर्जुन का ये बॉलीवुड में डेब्यू है, लेकिन वो चाइल्ड एक्टर के तौर पे बहुत सारी मूवीज में आ चुकी हैं, और अगर आपको ये नहीं पता तो वो राज अर्जुन की बेटी हैं, और आपने राज अर्जुन को बहुत सारे कैरेक्टर रोल्स में देखा होगा, स्पेशली सीक्रेट सुपरस्टार। अब मूवी के पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर लेते हैं। पॉजिटिव की लिस्ट तो इतनी लंबी है कि उसको मैं गिना भी नहीं सकती हूँ, सब कुछ ही अच्छा है मूवी, बस चले जाइए देख लीजिए। लेकिन एक दो नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो मुझे लगा कि अगर वो नहीं होते तो बेटर हो सकती थी फिल्म। एक तो जो मूवी का आइटम नंबर है वो क्यों है मुझे नहीं पता, शायद वो शुरू की ब्रीफिंग होती है ना कि मूवी में एक आइटम नंबर भी होना चाहिए, एक लव एंगल भी होना चाहिए, कि भी होना चाहिए, तो मुझे लग रहा है उसके अंतर्गत उसको लेकर आया गया होगा। जहाँ पर वो आता है गाना वो उसके लिए एप्ट है उस जगह के लिए, लेकिन वो नहीं भी होता तो चलता, और शायद बेटर ही होता अगर वो नहीं होता तो, क्योंकि गाना भी मुझे कुछ इतना खास लगा नहीं। दूसरा, कहीं कहीं पर मुझे जंप कट्स लगे मूवी में कि सडनली कोई सीन आ गया है, उसका बिल्डअप नहीं हुआ है, और लोगों के और ऑडियंस की ये इंटेलिजेंस पे छोड़ दिया गया है कि समझ जाओ ये आ गया है सीन। तो वो जंप कट्स मुझे लगे थोड़े, अगर वो और क्लीन हो सकते थे, उसका ट्रांजिशन और स्मूथ हो सकता था, तो मूवी और बेटर होती। तो ओवरऑल रिव्यू यही है मूवी का। ये 3 घंटे 25 मिनट की मूवी है। आपको सुनने में बहुत लगेगी, सुनने में लंबी लगेगी, लेकिन बिल्कुल भी आप एक बार को भी बोर नहीं होगे, ड्रैग नहीं होगी। चैप्टर्स में मूवी चलती है और हर एक चैप्टर का अपना रेलेवेंस है। लास्ट में पार्ट 2 का टीजर भी दिया जाता है कि क्या पार्ट 2 में दिखाया जाएगा, लेकिन पार्ट 1 इनकम्प्लीट नहीं लगता है। ऐसा नहीं है कि कुछ इनकम्प्लीट आंसर छोड़ दिए हैं, हमें सारे आंसर्स मिल जाते हैं इन दी एंड, लेकिन पार्ट 2 का जो टीजर छोड़ा गया है वो एक इनक्विजिटिवनेस भी आपके अंदर छोड़ जाता है कि आपको 19 मार्च 2026 में इसका सेकेंड पार्ट देखना है। तो ज़रूर जाके देखिए। फर्स्ट पार्ट अगर नहीं देखा है तो वो भी देखिए, और उसके बाद सेकंड पार्ट का तो सभी इंतज़ार कर रहे हैं जिन्होंने फर्स्ट पार्ट देख लिया है। लास्ट में मैं बस यही कहूँगी कि इस खूबसूरत मूवी का, इसके जितने भी एक्टर्स हैं उन्होंने जो एक्टिंग की है, जो स्क्रीन प्ले है, जो कॉमेडी है, जो म्यूज़िक है, इस सब का जो एक सूत्रधार है जिसने सबको बांध के रखा है, इसका राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर आदित्य धर, उन्होंने कमाल कर दिया है। एक बहुत अच्छी मूवी बनाई है, एक ऐसा आईना दिखाया है हम सारे इंडियंस को जिनसे वो आईना बहुत टाइम से छुपा कर रखा गया था। मूवी में एक ऐसा सीन है जब अजय सान्याल यानी अजय डोभाल का कैरेक्टर सबको कहने के लिए बोलता है भारत माता की जय, और वो डर के नहीं बोलते हैं। आज शायद वो डर खत्म हो चुका है और आज हम सब मिलकर ये बोल सकते हैं भारत माता की जय। उम्मीद है आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो सरप्राइज दिस चैनल। जी हाँ, नए सब्सक्राइबर्स को देखकर मैं और मेरा चैनल दोनों सरप्राइज हो जाते हैं। वेल, दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।